Hello friends, myself Dr. Sunana Khatri. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to start labor cost control second. In this, first we will discuss about the term remuneration. The term remuneration has defined as the reward for labor and service provided for. It means remuneration या पारिश्रमिक क्या है कि जो लेबर हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है या हमारे लिए कोई काम करता है तो उसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है इट इज़ कॉल्ड रेमुनरेशन. It is a result of an agreement between the employer and employee, whereby a specified work or service rendered by employee, the employer agrees to make the specified monetary payment. यह जो है एम्प्लॉयर तथा एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर जो है उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो उसको पेमेंट करेगा मनी टर्म्स में. Accordingly, the methods of remuneration of labor should be so designed as to encourage workers to do their best. One should remember it that the low wages generally result in high cost per unit because of labor productivity, high rate of labor turnover, etc. अब हमको जो है रेमुनरेशन का मेथड डिसाइड करने के लिए मतलब इस प्रकार डिसाइड किया जाना चाहिए कि वर्कर अपना जो है वो बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए एनकरेज हो. लो वेजेस जो प्रोवाइड की जाती है उसका रिजल्ट जो है अल्टीमेटली जो है वो हाई कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमको लास्ट में जो है वो प्रोडक्ट पे इफेक्ट करता है. So, the following main objectives should be kept in mind in selection of good system of remunerating labor. यानी अब हमको जो है एक अच्छी पारिश्रमिक पद्धति को लागू करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पर हमको है अपने बिजनेस में रेमुनरेशन की जो है पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए. इसमें फर्स्ट है टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क कि हमको अपने प्रोडक्ट की बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए. टू सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हमारा जो है वेज पेमेंट का मेथड ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिशियल और दोनों को जो नीड को फुलफिल करे और सेटिस्फाई करे. टू गारंटी अ मिनिमम लिविंग वेज टू ईच वर्कर इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एफिशिएंसी. थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पर वर्कर हमको मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड उसका जो है उतनी उसको गारंटी मिलनी चाहिए कि इतना मिनिमम पेमेंट तो उसको मिलेगा ही और अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है देन उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकता है. फोर्थ टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म हमारी वेज पेमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लेबर टर्नओवर यानी जो हमारे लेबर संस्था को छोड़कर जाते हैं या उनकी जो है अनुपस्थिति रहने की जो है वो प्रवृत्ति होती है उसको कम करने में सहायक हो. नेक्स्ट है टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेशन विदाउट एक्सेसिव क्लरिकल वर्क. हमारा जो बिजनेस है उसमें बिजनेस ऑपरेशंस जो है यानी बिजनेस की क्रियाकलाप बिजनेस की गतिविधियां जो सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए इस तरह से डिसाइड होना चाहिए. टू बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंज मे बी इंट्रोड्यूस्ड इफ़ नेसेसरी इसमें जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो तो हम इजीली उस मेथड को चेंज कर सकें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर इंसेंटिव प्लान्स. इसके साथ ही हमको जो है अपने बिजनेस के लिए इंसेंटिव प्लान्स जो है उनको भी जो है लागू करना चाहिए. बेसिकली देर आर टू मैथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर्स. फर्स्ट इज टाइम रेट मैथड एंड सेकंड इज पीस रेट मैथड. जनरली हम दो मैथड फॉलो करते हैं. इसमें फर्स्ट टाइम रेट मैथड यानी इसमें लेबर को उसके टाइम के अकॉर्डिंग जितने टाइम उसने वर्क किया है उतने टाइम के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल मेनली फैक्ट्रीज़ में 8 आवर्स का वर्किंग पीरियड रहता है तो उसको 8 आवर्स के लिए जो है पेमेंट किया जाएगा. सेकंड है पीस रेट मैथड. इस मेथड में लेबर ने कितने पीस पर डे मैन्युफैक्चर किए हैं या प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पर उसको पर पीस के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट किया जाता है. फर्स्ट इज टाइम रेट मेथड. अब इसमें जो है 3 मेन हमारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट है ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड,
जिसमें जितने घंटे लेबर ने वर्क किया है पर आवर के बेसिस पर उसको पेमेंट कर दिया जाता है। सेकंड, हाई लेवल टाइम रेट मेथड। थर्ड है गारंटीड टाइम रेट मेथड। इन 3 मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड, पीस रेट मेथड। पीस रेट मेथड में भी हम जो है 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट पीस रेट मेथड, सेकंड डिफरेंशियल पीस रेट मेथड एंड थर्ड पीस रेट with a guaranteed day rate method. And third और मेन पार्ट इज इंसेंटिव प्लान्स। इसमें हम अलग अलग प्रेरणात्मक योजनाएं लागू करते हैं ताकि जो है वर्कर अपना बेस्ट जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए एफर्ट्स करें। इसमें जो मेन प्लान्स हम यूज़ करते हैं वो है हेल्से प्लान, रोवन प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, next is Taylor's differential piece rate scheme, next Gantt bonus plan, next is Beddock's plan and next is Merrick multiple piece rate schemes। तो ये सारे इंसेंटिव प्लान हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो हमारा मेथड रहता है वो है ग्रुप बोनस प्लान। इट मीन्स इसमें हम जो इंडिविजुअल वर्क पर्सन के वर्क को नहीं देखकर सामूहिक रूप से उन्होंने जो संस्था में योगदान किया है, किस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है, उस ग्रुप को जो है वो मतलब एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, कि उस ग्रुप ने जो है हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी में कितना इंक्रीज किया, यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारी कितनी बड़ी है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड हम इसमें दे सकते हैं कि हमारी उत्पादन लागत जो है उसमें कितनी कमी कर पाए हैं ये लोग, तो उसके बेसिस पर उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट। और थर्ड मेथड जो हमारा इसमें आता है वो है कि लेबर कॉस्ट जो हम पे करते हैं, लेबर को वर्कर्स को जितना पेमेंट किया जाता है उस लेबर कॉस्ट में कितना डिक्रीज हुआ है हमारे लिए, तो ये ग्रुप बोनस प्लान स्कीम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अदर स्कीम्स। तो अदर स्कीम में हाई वेज सिस्टम, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिस्टम, स्लाइडिंग स्केल वेज सिस्टम, प्रीस्ट मैन बोनस स्कीम्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, को पार्टनरशिप स्कीम, मिनिमम वेजेस सिस्टम, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, यानी कि जो हम उनको कैश में पेमेंट नहीं करके उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, उनके वेलफेयर के लिए उनके लिए कैंटीन बनवा दें, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवा दें, हॉस्पिटल्स और पार्क एक्सेट्रा, ये फैसिलिटीज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। तो ये कुछ हमने अदर्स जो है वो प्लान्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टाइम रेट मैथड। In this, first is ordinary time rate method. This method is also known as flat time rate method. इसको हम जो है वो एक स्थिर समय अनुसार पद्धति, भुगतान पद्धति भी कह सकते हैं। Under this method, worker are paid for a time actually work and no weightage is given to the quantity of production during that period. He may be paid at एन आवरली, डेली, वीकली और मंथली बेसिस। यानी इस मेथड में जो है वर्कर को जितने घंटे उसने एक्चुअली वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। इसमें क्वांटिटी जो उसने प्रोड्यूस की है डजेंट मैटर, उसका कोई मतलब जो है वो मीनिंग नहीं निकलता है। जितने घंटे उसने वर्क किया है तो उसको उसका अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पेमेंट सिस्टम जो हमारा घंटे के बेस पे हो सकता है या डेली बेसिस पे हो सकता है, या हम उसको वीकली या मंथली बेसिस पर उसका अमाउंट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। द फॉर्मूला यूज्ड अंडर दिस मेथड इज, इसमें हमको क्या करना है, टाइम स्पेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, यानी जितने घंटे वर्कर ने काम किया है और 1 घंटे की रेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसका पेमेंट निकलता है। Next, second method is high level time rate method. Under this method, the time rate of the worker is fixed at a higher level than the usual rate of payment given to the same grade of workers. यानी इस पद्धति के अंतर्गत उसी ग्रेड के कर्मचारियों को जो पेमेंट किया जाता है साधारणतया उससे कुछ ऊंचा पेमेंट जो है वो संस्था अपनाती है। Thus, this is a modification of time rate system and is designed to offer an incentives to efficient workers. यानी ये हमारा जो एक तरह से थोड़ा टाइम रेट मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन प्लान है और इससे वर्कर्स को जो है एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कुछ प्रेरणाएं मिलेगी कि उसको अगर नॉर्मल पेमेंट अगर जो संस्थाएं दूसरी संस्थाएं देती है उसके कंपैरेटिव अगर हमारी संस्था अगर कुछ अच्छा पेमेंट कर रही है तो उसके लिए जो है वर्कर्स जो है वो उसके मतलब संस्था में आने के लिए उत्सुक रहेंगे।
The object of this scheme is to attract more efficient worker who are capable of giving high rate of production. यानी इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि टू अट्रैक्ट द मोर एफिशिएंट वर्कर, यानी जो एफिशिएंट वर्कर है वो हमारी संस्था में आए और जो है उनको हमारे प्रोडक्शन को भी वो हाई लेवल तक पहुंचाएंगे. नेक्स्ट है ग्रेजुअल टाइम रेट मेथड. अंडर दिस मेथड द वेज रेट आर बेस्ड ऑन टाइम बट वेरी विथ द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. यानी इस मेथड के अंतर्गत जो है हमारा वेजेस रेट जो है, पेमेंट करने का जो रेट है वह टाइम बेसिस पे रहता है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट किया जाएगा. बट ये रेट जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड, जो हमारा लिविंग इंडेक्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी जीवन स्तर सूचकांक जिसको कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेट चेंज होती रहती है. इन आवर कंट्री नॉर्मली द बेस वेजेस रेट रिमेन फिक्स्ड एंड ओनली द डियनेंस अलाउंस फ्लैक्चुएट्स विद द प्राइस इंडेक्स. तो हमारे जो है वो इंडिया में मेनली क्या यूज़ करते हैं हम कि वेज रेट जो है वो हमारी फिक्स रखते हैं और उसके साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग जो एडिशनल उनको महंगाई भत्ता है ना, डियनेंस अलाउंस जो है वो प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज पीस रेट मैथड. दिस मैथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डायरेक्ट वर्कर्स अंडर which a fixed rate is paid for each unit manufactured, job performed, work proceeds for the number of operations completed. यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम डायरेक्टली वर्कर्स को जितना यूनिट्स उसने प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया है, जो वर्क परफॉर्म किया है, जॉब उसने जो कंप्लीट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स्ड पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाता है. यानी कितने पीस उसने बनाए उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा. Thus, the wages under this method depend upon the output and not on the time he spent in the factory. यानी इस मेथड के अंतर्गत जो है उसको पेमेंट जो किया जाएगा, जितना उसने आउटपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, न कि उसने फैक्ट्री में कितने घंटे स्पेंड किए. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन 8 घंटे फैक्ट्री में वर्क करता है तो उसके बाद भी अगर वो 100 यूनिट्स बना पाता है और दूसरे वर्कर ने अगर 5 आवर्स वर्क करके और 150 यूनिट्स बना दिया तो पहले वर्कर को 100 यूनिट्स के ही लिए पेमेंट किया जाएगा, भले ही उसने टाइम स्टे ज़्यादा किया है. बट फिर भी सेकंड जो वर्कर है उसने 150 यूनिट्स बनाई है तो उसको 150 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेमेंट मिलेगा. द फॉर्मूला फॉर प्राइस रेट मैथड इज एज फॉलोज. इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, यानी कितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए और पर यूनिट की रेट कितनी डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट निकाला जाता है. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट मैथड. Under this system, the production at different levels of efficiency are paid for the different rates so that at higher level of production, the worker earn a comparatively higher rate per unit. यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको पेमेंट किया जाता है. इट मीन्स जो पर्सन या वर्कर हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी रखता है, इट मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उनको कंपैरेटिवली हाई रेट से पेमेंट किया जाता है. और जो पर्सन कंपैरेटिवली जो है वो कम एफिशिएंसी वाला है तो उसको कम रेट से पेमेंट किया जाएगा. दस दिस सिस्टम ट्राइज टू मेक अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. तो इस मेथड को यूज़ करने से हमको जो है वो स्किल्ड यानी कि कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिकों के बीच में डिफरेंस मालूम चल जाता है कि जो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिलेगा. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हायर पीस रेट are given to those workers whose performance exceeds the standard and lower piece rate are given to such workers whose performance is below the normal standard. यानी इसमें हम क्या करते हैं कि कार्य करने का एक हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं, यानी एक दिन में आपको इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है. जो वर्कर्स जो हैं उस स्टैंडर्ड को क्रॉस करके उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स माना जाता है और उनको कंपैरेटिवली हाई रेट से पेमेंट किया जाएगा. और जो वर्कर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड को भी पूरा नहीं किया है, उससे कम प्रोडक्शन किया है, तो उनको नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट इज पीस रेट विद गारंटीड डे रेट मैथड. अंडर दिस मैथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर्स अ वर्कर इज पेड हायर ऑफ द 2 टाइम wages or piece rate wages. Thus, the wages of worker is calculated at the piece rate first, and if the amount exceeds his earning on the basis of time rate, he is to be paid.
यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम दो मेथड इट मीन्स हमने टाइम रेट वेजेस और उसके बाद में पीस रेट वेजेस दोनों से वर्कर्स का जो है वो रेमुनरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। यदि उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट ज़्यादा बनता है तो उसको उस रेट से पेमेंट कर दिया जाएगा, और यदि पीस रेट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कम बनता है तो उसको मिनिमम गारंटीड वेजेस यानी जो हमने डेली फिक्स कर रखा है उतना तो पे होगा ही। वेन एवर अर्निंग अकॉर्डिंग टू पीस रेट कम्स लेस then his time rate wages he is paid on the basis of time rate method. It means इस मेथड में जो है वर्कर को अपना मिनिमम डेली वेजेस जो है वो टाइम रेट के अकॉर्डिंग उतना तो गारंटीड रहता ही है। केस अगर वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और उसका प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग उसका वेजेस ज़्यादा बनता है पीस रेट के अकॉर्डिंग तो उसको ज़्यादा पेमेंट कर दिया जाएगा। इट मीन्स वर्कर के लिए दोनों मेथड्स में से जो बेनिफिशियल होता है वो मेथड एप्लीकेबल किया जाता है। थैंक यू।